तेजस्वी जी तो ये परसेप्शन बनाने में लगे हुए हैं कि जातीय गणना में हमारी भी भूमिका है। आप ये बताइए, जब नीतीश कुमार जातीय गणना के लिए सर्वदलीय बैठक कर रहे थे, क्या आरजेडी सरकार के साथ थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ थी? अगर भारतीय जनता पार्टी विरोध की, क्या भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया? क्या प्रधानमंत्री ने मिलने का समय नहीं दिया? प्रधानमंत्री जी दो बार मिले और उन्होंने कहा कि अभी राष्ट्रीय स्तर पर संभव नहीं है, आप राज्य स्तर पर इसको करा दीजिए। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के किया? ये तो अब आकर के ये राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि निर्णय हो गया है। निर्णय लेने वाले नीतीश कुमार हैं, और जब निर्णय हो गया, सब कुछ हो गया, तब ये आके कह रहे हैं। और अगर इतना ही इनके पास दर्द था जातीय गणना को लेकर के, तो जब ममता बनर्जी बंबई में जातीय गणना के फॉर्मूले को नेशनल अडॉप्ट करने की जो पॉलिसी बनी थी, जिसमें जदयू ने मांग किया था कि एजेंडा में हमारे इंडिया गठबंधन के एजेंडा में, तो जब ममता जी विरोध कर रही थी और नीतीश जी जब उसका विरोध कर रहे थे ममता जी का, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने नीतीश कुमार के साथ समर्थन दिया कि नहीं, ये नेशनल इशू है, ये होना चाहिए? आपने तो उस समय नीतीश कुमार को डिमोरलाइज कर दिया इंडिया गठबंधन में। आपकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स थी, और आज आप जातीय गणना पे ऊपर जो है ज्ञान बांट रहे हैं। आपकी कोई भूमिका नहीं है। ये माननीय नीतीश जी का पॉलिटिकल डिप्लोमेसी था कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाकर जातीय गणना को पास कराया। जैसे जल डैश जीवन डैश हरियाली पर उन्होंने सर्वदलीय बैठक करके पास कराया। जो बृहत एजेंडा होता है उसमें माननीय नेता चाहते हैं कि सबका कंसेंसस हो। लेकिन अशोक जी, लगातार तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब हमारे पक्ष में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो आरक्षण की बात करते हैं, जाति आधारित नहीं, ये क्या, अब ठीक है, पक्ष में रहते हैं, तो जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी तो आपके पक्ष में कहाँ थे? आप नीतीश जी को समर्थन में सरकार चल रही थी, जो आपके दबाव में थे। तथ्य का बोलना और फैक्ट क्या है समझना होगा ना, ये समझना आपको होगा। तो साथ में तो थे नहीं, आरजेडी तो साथ नहीं थी ना जब जातीय गणना का निर्णय हुआ। आरजेडी साथ में थी। ये तो एक परसेप्शन बना रहे हैं। तो आपने जब बनाया था तो क्यों नहीं आपने अति पिछड़े के लिए डिपार्टमेंट बनाया? 15 साल आपके पिताजी थे। आपने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आपने अलग विभाग क्यों नहीं बनाया? 15 साल तक आपके पिताजी थे। आपने ये आवाज प्रधानमंत्री के पास अपने कार्यकाल में क्यों नहीं उठाया, जब आपके माता पिता भारत सरकार को समर्थन दे रहे थे? Why this initiative has taken by नीतीश कुमार? That is a question. क्योंकि आप उनके साथ पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में पार्ट थे, तो नाउ यू वांट टू टेक द क्रेडिट। तो पब्लिक, यहाँ बिहार और देश की पब्लिक बेवकूफ थोड़ी है, समझ नहीं रही है कि नाउ यू वांट टू टेक अ पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ इट विदाउट एनी रोल, विदाउट एनी एफर्ट। अब आज धरना पर बैठ रहे हैं, क्यों भाई? आरक्षण के। भाई आपका क्या था? 45 करोड़ रुपए का आपका बजट था SC ST का, आज 1400 करोड़ का बजट है। देश में कहीं है क्या? पूरे देश में इंजीनियरिंग कॉलेज की 10 रुपए में पढ़ाई। नीतीश कुमार ने पोशाक योजना क्यों शुरू की लड़कियों के लिए? कभी किसी ने ये दिमाग लगाया कि क्यों शुरू की? कि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट अति पिछड़ा, महादलित और अल्पसंख्यक के बच्चियों में थी। गरीब लोग की बेटी सियानी हो जाती थी, स्कूल नहीं भेजते थे। ये सोच नीतीश कुमार के पास था कि बेटी बड़ी हो जाती है और अच्छे कपड़े नहीं रहते थे, उन्होंने पोशाक योजना शुरू किया। और आज देखिए कि जो 4-4.5 लाख बच्चे पास होते थे, उसमें 1 लाख बच्चियां होती थी, और आज 14 लाख बच्चियां पास हो रहे हैं बच्चे, उसमें 7.5 लाख बच्चियां हैं। ये विजन होता है आदमी का। आप तो विदाउट विजन काम किए 15 साल। अब आप सब चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं। अब बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर पर रोज आप ट्वीट कर रहे हैं। भगा दिए सब लोगों को, व्यापारी को यहां से, जो भी थोड़ा बहुत लोग थे, डॉक्टर, इंजीनियर, जो लोग थे, सब भाग गए आपसे। क्या भूल गए वो सब दिन? अब आज बैठ करके धरना दे रहे हैं। काहे का धरना भाई? नीतीश कुमार के रखते ना आरक्षण खत्म होने वाला है, ना क्रीमी लेयर लागू होने वाला है। ये सब कंफ्यूजन में पब्लिक को मत डालिए। इस प्रदेश में नीतीश कुमार से बड़ा चैंपियन कोई दलित मुख्यमंत्री भी आजादी के बाद दावे के साथ कहते हैं, दलितों के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम अपने प्रदेश में नहीं चलाया है जितना नीतीश कुमार ने। मायावती के पॉलिसी, नीतीश कुमार के पॉलिसी को कंपेयर कर लीजिए। बुर्का हमारी प्रायोरिटी नहीं, हमारी प्रायोरिटी है, हमारे नेता की प्रायोरिटी है, अल्पसंख्यक को पढ़ाना चाहिए।
हमारे नेता के पास थी, जब अल्पसंख्यक पढ़ेंगे, जब अल्पसंख्यक आगे बढ़ेंगे, वो खुद सोचेंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। हमको पढ़ाना है, हमको मदरसों को मॉडर्नाइजेशन करना है, हमको 22,000 मदरसे जो हमारे यहाँ हुए थे उनको और आगे बढ़ाना है, हमको इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर की पढ़ाई, ये हमारी प्रायोरिटी है। ये नवाज उवाज की पॉलिटिक्स में हम लोग नहीं हैं। जो ट्रेडिशन चला रहा है, सभी धर्मों का सम्मान है, और सनातन यही कहता भी है, सनातन धर्म यही कहता है, धर्म की जय हो। कभी नहीं कहता है हिंदू धर्म की जय हो, भगवान राम की जय हो, कभी नहीं कहता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा में बचपन से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। नहीं, आप खुद भी काफी पूजा पाठ करते हैं, ऐसे में इस तरीके का बयान कैसे? नहीं, हम लोग अब देखिए, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, हमारी अपनी पॉलिटिक्स। हम लोग इस तरह के बयान का कभी नहीं समर्थन करते हैं, और हम लोग इस तरह के बयान को, हमारे साथ सभी धर्मों का समन्वय है। हम यहाँ के पीर को भी, यहाँ के जो हमारे पुराने सूफी सेक्टर है उसको भी नीतीश जी ने आगे बढ़ाया है, मंदिरों को भी माननीय नेता ने आगे बढ़ाया है, गुरुद्वारों को भी माननीय नेता ने आगे बढ़ाया। हम तो यहाँ बिहार तो सभी धर्मों का समन्वय का स्थल है, ये तो गंगोत्री है। यहीं से बुद्धिज्म शुरू हुआ, यहीं से जैनिज्म शुरू हुआ, गुरु गोविंद सिंह यहीं आए, यहाँ पर मोक्ष गंगा गया में। आज तक किसी ने कभी सोचा कि जो फल्गु श्रापित है, जहाँ पूरी दुनिया के लोग आते हैं और गया में यहाँ पर अपने पितरों का दान करते हैं, वहाँ पानी नहीं है, नेता ने पानी उठा के गंगा जी का वहाँ डाला। कितनी बड़ी सोच है। लेकिन क्या है कि लोग तो भाई लोग है, ये वो फलना। हम लोग सुधे विकास पर हैं, हमारा एजेंडा विकास है। कुछ लोग की अपनी राजनीति है, हमारा अपने का, हमारा डेवलपमेंट ही हमारा एजेंडा है। ना हमको किसी जाति से विद्वेष है, ना किसी के धर्म से विद्वेष है। को एग्जिस्टेंस में हम बिलीव करते हैं, सबको साथ, सबका। कुल सही, प्रधानमंत्री का बयान एकदम सही बयान है। 5वीं 7 बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किए हैं अपने 10 साल के कार्यकाल में, कोई डिनाई कर सकता है, ये फैक्ट है ना। 5th बिग इकोनॉमी, और कह रहे हैं कि हम 3rd बिग इकोनॉमी बनाएंगे। कहां पर था जब नरेंद्र मोदी जी आए थे? इकोनॉमी का स्टेट हमारा क्या था, और हम कहां से कहां आए हैं? तो नेचुरली ही विल टेक क्रेडिट, देयर इज नो हार्म टेकिंग क्रेडिट। और 100 दिनों में उन्होंने जो पॉलिसीज लाई हैं, चाहे जिस तरह की पॉलिसी लाए, उस निश्चित रूप से वो आने वाले देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो जो आदमी काम करेगा क्रेडिट तो लेगा ही ना भाई। काम करके क्रेडिट लेने में क्या खराबी है? उससे तो सभी धर्म के लोगों को फायदा होगा, देश सबल होगा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, उसमें एक दलित को भी फायदा होगा, एक मुसलमान को भी फायदा होगा। एक पॉलिटिक्स करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट जब आप पॉलिसीज पे काम करते हैं उसका फायदा तो सबको मिलता है ना। आज सड़क बनती है, नीतीश कुमार ने कहा कि हम 5 घंटा में पटना पहुंचाएंगे, सब लोग आ रहे हैं उस सड़क से। हम हर घर बिजली देंगे, सबको को फायदा हुआ। हर घर नल जल देंगे, हर लोगों को फायदा हुआ। हर घर नली गली बनाएंगे, हर लोगों को फायदा हुआ। लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार एज अ नेता प्रतिपक्ष विदेश दौरे पर रहेंगे, कितना मजबूती दे सकते हैं नेता प्रतिपक्ष के दौर पर? नहीं, अच्छा है, उम्मीद करते हैं कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको और राहुल जी ताकत देंगे, क्योंकि लंबे समय से उनके परिवार देश के फॉरेन पॉलिसीज पे काम किया है। हमको पूरी उम्मीद है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी है, उसको राहुल गांधी जी देश के बाहर जाने के बाद ताकत देंगे। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी यूपीए के समय में ताकत देने का काम करते थे। जब आप विदेश में खड़े हैं तो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।